नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन की तरह रहे। तीसरे लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई, लेकिन अब चौथे लॉकडाउन में शर्तों के साथ काफी ढील दी गई है, जिसमें रेल सेवा और घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करना भी अहम है। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से हर किसी की जिंदगी को एक नई दिशा सी मिलती दिखाई दे रही है। जिंदगी जीने की नई कला की पहचान हुई है। रियल लाइफ में लोगों ने अभी तक के कोरोना काल में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन रियल लाइफ को अदा करने वालों की जिंदगी में कोरोना के संकट की वजह से कितना बदलाव आया है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। इन्हीं सारी बातों पर, इन्हीं सारे मुद्दों पर बेहद खास बात करने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, एक तरह से वरिष्ठ अभिनेताओं में शुमार रजा मुराद साहब लाइव जुड़े हुए हैं। रजा मुराद साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले, जैसा कि हमने जिक्र किया रजा साहब, कि इस कोरोना काल ने, इस संकट ने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है। एक तरह से पूरी मानव जाति को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है। तो ऐसे में आप जैसी शख्सियत के भीतर इस चुनौती के बाद किस किस तरह के विचार चल रहे हैं? आप इस पूरे कोरोना काल, कोरोना संकट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या नजरिया है? सबसे पहले तो अपने चाहने वालों को और प्राइम न्यूज के दर्शकों को यह बताइए, उसके बाद हम बातचीत के सिलसिले को और विस्तार से आगे बढ़ाएं। प्लीज बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये करूंगा कि कुछ लोग इसे कैद समझ रहे हैं। ये लॉकडाउन है, लॉकअप नहीं है। और ये ऐसा लॉकडाउन है जिसमें आपको नॉकडाउन होने की जरूरत नहीं है जी। ये किया गया है हमारी बेहतरी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। और जो भी जरूरियात जिंदगी है, जो सामान है जरूरियात जिंदगी का, वो सब मुहैया है। सब्जी तरकारी की दुकानें खुली हैं, दूध मिल रहा है, किराना की दुकानें खुली हैं, दवाओं की दुकानें खुली हैं। ये वक्त जो है, ये ऐसा है कि ये एक खतरनाक वायरस आ गया है जिसका फिलहाल हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक बात। और इससे सिर्फ हम बच सकते हैं, इसका फिलहाल मुकाबला नहीं कर सकते। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डॉक्टर्स से भी कल टीवी पे डिस्कशन हो रहा था जी। और उन्होंने भी ये कहा कि फिलहाल बहुत जल्दी वैक्सीन आने की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो हमें इससे बचना है हर हालत में। और इसके साथ साथ ना सिर्फ बचना है, बल्कि अपने घर वालों को भी बचाना है इससे जी। और मैं ये कहूंगा कि एहतियात करना, थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये तमाम बातें हैं कि इससे बचा जा सकता है। दूसरी बात ये है, मैं कहूंगा कि हम तो बड़े काम करने के आदी थे, घर पे तो बहुत कम बैठा करते थे जी। अब ठीक है, ये एक ऐसा वक्त आ गया है, ये आजमाइश की घड़ी है, मुश्किल की घड़ी है, लेकिन ना अच्छा वक्त रहता है ना बुरा वक्त रहता है जी। तो अच्छा वक्त भी नहीं रहा और ये बुरा वक्त जो है ये भी रहने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूंगा अपने हम वतनों से कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। बहुत अच्छी बात आपने कही। रजा साहब, दुर्भाग्य से आप ऐसी जगह से जुड़े हैं हमारे साथ, मुंबई, माया नगरी मुंबई से, जो इस कोरोना संकट में सबसे ज्यादा इफेक्टेड है और बॉलीवुड पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है। चूंकि आप महाराष्ट्र के मुंबई से हमारे साथ हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि वहाँ किस तरह की स्थिति है और महाराष्ट्र के तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए जो रेस्ट ऑफ इंडिया में, खासतौर से उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश,
बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ के जो लोग हैं इनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बार बार जितनी भी चर्चा होती है कोरोना को लेकर वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर, तो बिल्कुल ही महाराष्ट्र का जिक्र जरूर आता है। और महाराष्ट्र में मुंबई और पूना दो सबसे ज्यादा इफेक्टेड इलाके हैं, इफेक्टेड शहर हैं। इस नजरिए से, इस ताल्लुक से कुछ कहना चाहते हैं जिससे देश के बाकी लोग कोई सबक ले सकें, कुछ सीख सकें? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मुंबई में कुछ बहुत ही बड़े स्लम के पॉकेट्स हैं जहां पे कच्चे मकान हैं, झोपड़ियां हैं। देखिए, क्या होता है कि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मुंबई में रहने की जगह का हमेशा जो है एक मसला रहा है। तो एक घर में, एक झोपड़े में 16 लोग रहते थे। एक जो मजदूर का तबका था वो दिन में काम करता था, मजदूरों का तबका जी। और फिर जब वो आते थे तो शाम वाले नाइट ड्यूटी करने चले जाते थे। तो बैक वक्त उसमें 8 लोग रहते थे। आज क्या है, लॉकडाउन की वजह से 16 के 16 लोग जो हैं उस छोटे से घर में हैं। तो देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे करेंगे? अगर एक कमरा है, आपको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, और बाहर निकलने की अगर इजाजत नहीं है तो वो भी बात अपनी जगह वाजिब है कि बाहर आप निकलेंगे तो या तो आप मर्ज फैलाएंगे या मर्ज आपको जकड़ेगा जी। तो बॉम्बे में जो सबसे बड़ी तंगी है वो घरों की है। और देखिए, ये मेहनतकश तबका वहां से आता है, यूपी से, बिहार से। अब क्योंकि लॉकडाउन है, काम नहीं है, तो काम नहीं है, जितनी भी मदद पहुंचाई जा सकती है सरकार के जरिए या एनजीओज के जरिए या मेडिकल की जो भी रिलीफ है वो सब पहुंच रही है जी। लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है कि ट्रेन का जब अनाउंसमेंट होता है तो 1200 की जगह 4000 लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन पे। अब अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो आप डिस्टेंस कैसे रखेंगे? इसमें डिस्टेंस रखना जरूरी है, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए हैं जी। अब जो बेचारे यहाँ पर फंसे हुए हैं यूपी बिहार के, वो घर जाना चाहते हैं, अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं। वहां ज्यादा आसानियां हैं, बड़े घर हैं, खेत हैं, खलियान हैं जी। आपका परिवार है। लेकिन यहाँ एक तो बेचारे बिना काम के हैं, बिना पैसे के हैं, तो उन्हें यकीनन अपने घर की याद आती है। तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं जाने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा यहाँ पे सब्र की जरूरत है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्रीज भी खुल रही हैं, ऑफिसेज भी खुल रहे हैं, फ्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं 25 से जी। और ट्रेन रेलगाड़ी का की जो यातायात है वो भी 1 जून से बड़ी तादाद में शुरू होने वाली है। तो देखिए क्या होता है, इंसान है, कोई देवता तो है नहीं। घबराहट हो जाती है, आदमी बैठे बैठे उगता जाता है, घर वाले भी याद आते हैं, रहने की भी समस्या है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए ऐसा है कि ये जो वायरस आया है ना सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को इसने अपने लपेटे में लिया है जी। एक वैश्विक चुनौती है, ये एक वैश्विक महामारी है रजा साहब, और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, तमाम डेवलप्ड कंट्री, ऐसे विकसित देश जो अपने को सुपर पावर कहते थे, वो सबसे ज्यादा इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और एक तरह से वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड भी हैं। रजा साहब, इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जो हमने देखा है कि 250 से ज्यादा फिल्में, तरह तरह के किरदार, तरह तरह का जीवन आपने जिया है, और बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही अलग किस्म की आपकी स्वीकार्यता है। हमने इस संकट काल में भी देखा कि बॉलीवुड ने अपने चहेते कलाकारों को खोया, उनके फैंस, तमाम बॉलीवुड,
उस पर दुखी हुआ, मायूस हुआ। हम जानना ये चाहते हैं आपके तजुर्बे से, जो महत्वपूर्ण है, हम चाहते हैं कि प्राइम न्यूज़ के दर्शक और आपके फैंस उसको सुने और समझें भी, कि आप व्यक्तिगत तौर पर क्या बदलाव देख रहे हैं बॉलीवुड में। क्या आपको लगता है कि ये जो कोरोना संकट है, इसका असर, दूरगामी असर बॉलीवुड पर भी पड़ेगा? जिस तरह से बॉलीवुड अब तक चलता आया, वो अपनी रवायत को कुछ बदलेगा? क्या ऑब्जर्वेशन है सर आपका? देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव तो आ गया है। देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन 5 लाख वर्कर्स हैं जी, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ी। और पिछले 2 महीने से काम रुका हुआ है, तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मदद पहुंच रही है, चारों तरफ से मदद आ रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि उतनी मदद नहीं है जितनी मदद की जरूरत है। उससे कम पहुंच रही है, लेकिन पहुंच रही है। नुकसान तो बहुत हो रहा है। जैसे संजय लीला बंसाली का एक सेट लगा हुआ है, पूरा उन्होंने एक मोहल्ला, एक शहर बनाया है जी। इसी तरीके से बोनी कपूर ने कुछ 8-10 करोड़ का एक स्टेडियम का वो बनाया है, सेट बनाया है स्टेडियम का। अब देखिए क्या है कि मई का महीना शुरू हो गया है और खात्मे पे है जी। जून में के पहले हफ्ते से हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तो ये जो आउटडोर काम है, जिनके सेट लगे हुए हैं, उनको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि थिएटर्स बंद हैं जी, और थिएटर जल्दी खुलने के इम्कानात भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर पूरे थिएटर को सैनिटाइज करना, उसके अलावा डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा जो फिल्म देखने के लिए दर्शक आएंगे। तो थिएटर अभी जो है फिलहाल खुलने के मुझे कोई इम्कान नहीं लग रहे हैं, संभावनाएं नहीं लग रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शूटिंग्स शायद जल्दी शुरू हो जाएं, कुछ संकेत उसके आए हैं। अब देखिए, ऐसा है कि उमूमन हर यूनिट में 80 से 100 यूनिट मेंबर्स होते हैं जी। लेकिन इन हालात को मद्देनजर रखते हुए इतना बड़ा यूनिट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से, प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यूनिट बनेंगे, 20 या 30 मेंबर्स के यूनिट बनेंगे। हर यूनिट मेंबर की जो है जांच होगी कि उसे टेम्परेचर तो नहीं है, सैनिटाइजर्स होंगे, मास्क होंगे, ग्लव्स होंगे जी। तो इन तमाम बड़ी मात्रा पर एहतियात, रजा साहब, बड़ी मात्रा पर एहतियात बढ़ेंगे और बढ़ते भी जाएंगे, इसमें कोई दो एक बात आप जी जी बोलिए, प्लीज बोलिए। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तो कोरोना से बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, मर्द से कैजुअलिटीज हुई हैं। दूसरी ये है कि अगर लॉकडाउन भी बहुत लंबा रहता है और भूखमरी भी होगी उसके साथ यकीनन, तो कहीं ऐसा ना हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन की वजह से भी जो है वो कैजुअलिटीज शुरू हो जाए। और देखिए क्या होता है कि एक इंसान जिसे काम करने की आदत होती है वो घर में कब तक रह सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ट्रेन सर्विस शुरू हो रही है, प्लेन सर्विस शुरू हो रही है, ऑफिसेस शुरू हो रहे हैं, फैक्ट्रीज शुरू हो रही हैं, अब सरकार ये भी देखेगी कि ये जो हमने शुरुआत की है इसका असर क्या होता है जी। अगर इस शुरुआत से वबा और नहीं फैलती है तो फिर उसे और बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए ये सारी बातें हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ एक जुमला इस्तेमाल होता है कि द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल, ये राज कपूर साहब का जुमला है कि कुछ भी हो, शो जो है, जोकर का शो जो है वो रुकना नहीं चाहिए। तो कुछ संकेत आए हैं कि शूटिंग्स भी जल्दी शुरू हो जाएंगी। और देखिए क्या होता है कि जो मेहनतकश इंसान होता है वो चैरिटी पे वो जिंदा रहना भी नहीं चाहता, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है।
रजा साहब, वो कोई ना हाँ, कोई हाँ, वो रास्ता निकालता है, वो ढूंढ लेता है। और मेहनत कश जी। इंसान ही क्यों, जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। और सबको ये हाँ, उम्मीद है बिल्कुल ढूंढ लेते कि इस कोरोना हाँ। काल के बाद जिंदगी अपना एक रास्ता पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में वो ढूंढ लेगी। कोई ना कोई रास्ता वो अख्तियार करेगी और कर ही रही, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। अभी आपने थिएटर्स का जिक्र किया रजा साहब, इस पर आपकी टिप्पणी और प्रतिक्रिया बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी एक विवाद इस तरह का आया कि साहब बहुत सारे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, चूंकि थिएटर्स अभी बंद हैं और अभी निकट भविष्य में यानी महीने 2 महीने कोई अंदाजा भी नहीं है कि उनको खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। अगर खोला जाएगा तो किन एहतियात से खोला जाएगा, अगर एहतियात के साथ खोला जाएगा तो फिर दर्शक आएगा या नहीं आएगा। लिहाजा वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन अपनी फिल्मों को रिलीज कर रहे हैं, जिसको लेकर जो थिएटर्स एसोसिएशन हैं, जो थिएटर्स के मालिक हैं रजा साहब, उन्होंने एक आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम 2 पैरेलल इंडस्ट्री हैं, यानी फिल्म प्रोडक्शन एक तरफ है तो जो थिएटर से जुड़े तमाम लोग हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो ये जो मेकशिफ्ट इंतजाम हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? यानी थिएटर के ऑप्शन को ऑनलाइन कर दिया जाए, क्या ये फिलहाल बेहतर है या फिर इससे वाकई कोई दूरगामी असर पड़ेगा? रजा साहब, देखिए, मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि इतनी महंगी फिल्में जो हैं, जो कई 100 करोड़ की लागत से बनी हैं, वो ऑनलाइन रिलीज हों। ये मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मजबूरी है। आप कब तक इसे रोक सकते हैं? अगर आपने 80 करोड़ या 100 करोड़ की फिल्म बनाई है जी, उस पे प्रतिदिन कितना सूद, कितना ब्याज चढ़ रहा है, आप ये बताएं। देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। प्रोड्यूसर की अपनी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि इतना जो सरमाया लगा है जी, और अभी कोई फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है कि थिएटर कब खुलेंगे। देखिए, मॉल बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, तो थिएटर में तो एक साथ 100, 1000, 1500 लोग जी, एक साथ फिल्म देखते हैं। अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड बंदा वहां आता है, फिल्म देखता है, छींकता है, तो कितना असर पड़ सकता है उसका, आप ये सोचिए। जी, मैं थिएटर वालों की भी बात समझ रहा हूं, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं। सरकार भी जो है बेचारी फिलहाल क्या कर सकती है? कैसे हर चीज खुल सकती है एक साथ ही? सरकार भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं, जितने भी राज्य की भी सरकारें हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। अचानक तो ये नहीं खोला जा सकता। अब देखने वाली बात ये होगी कि दर्शक थिएटर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। देखिए, आज क्या है, अगर आप ऑनलाइन फिल्म दिखाते हैं तो पूरा परिवार अपने घर में सुरक्षित होकर वो फिल्म देख सकता है, लेकिन इन हालात में अगर पूरा परिवार बाहर जाता है, थिएटर में जाता है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि साहब थिएटर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत महंगे टिकट होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। बात वो नहीं है। बात यह है अपने बचाव की, बात यह है इस बीमारी से अपनी सुरक्षा करने की, क्योंकि अगर कुछ इन्फेक्टेड लोग थिएटर जाएंगे तो उसका असर यकीनन पड़ने वाला है। और इतने लोगों को आप 800, 1000, 1200, 1400 लोगों को आप एक साथ आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं जी। एक एक आदमी को चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अब देखिए, बात वही है, बात ये है कि थिएटर वाले भी अपनी जगह सही हैं, प्रोड्यूसर भी अपनी जगह सही है, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जा सकता है? और इस मजबूरी में हमें बीच का, रजा साहब, बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और अब जिस तरह की बहस है, शायद वो बीच के रास्ते की तरह ही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो बड़े कैनवास की फिल्में हैं या जिन पर बड़ा पैसा लगा हुआ है, वो शायद ऑनलाइन रिलीज न की जाए, क्योंकि उन फिल्मों को देखने का मजा थिएटर में ही है, ऐसी दलील दी जा रही है। अब अंततः क्या होगा इस पर तो हम और आप सबकी निगाह बनी हुई है। हमें लगता है कि कोई बेहतर फैसला ही किया जाएगा। रजा साहब, हम आपकी शख्सियत के बारे में जानते हैं कि आप कितना एक तरह से सोशल व्यक्ति हैं। बॉलीवुड में जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप लगातार शुमार होते रहे। 90 के दशक का एक वीडियो हम देख रहे थे अभी यूट्यूब पर,
जिसमें फिल्म एसोसिएशन की तरफ से पुराने कलाकारों को सम्मानित करने का एक मौका था, जिसमें आप मंच जी पर जी बैठे हुए थे। आदरणीय जी दिलीप साहब जी उस जी कार्यक्रम में थे, शायरा बानो थी, जी एके जी हंगल जी साहब थे, मुकरी जी थे, है ना, सुनील दत्त साहब थे। सुनील दत्त साहब थे। तो हम जानना जी ये जी चाहते याद। हैं कि निजी तौर पर आपने इस संकट में किस तरह से मैनेज किया है। यानी एक इतना सोशल व्यक्ति जिसका एक इतना लंबा करियर और इतिहास रहा हो, जो इतनी सारी एक्टिविटीज में शामिल रहता हो, लेकिन अब उसे ये कहा जा रहा हो कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग बरतिए, तो वह अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे इन हालातों से एडजस्ट करवा रहा है। देखिए ऐसा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं नॉर्मल हालात में मुश्किल से 8 या 10 दिन मैं मुंबई में रहता था। ज्यादातर मेरी ट्रैवलिंग ही होती रहती थी। अब पिछले 65-70 दिन से मैं बिल्कुल घर में हूं। और जब बहुत बिजी होते हैं तो बहुत सी बातों की तरफ आप सोचते नहीं है या आपको मौका मिलता नहीं है। आज ये है कि अपने आप से मुलाकात हो रही है। अपने आप से भी मुलाकात नहीं हो पाती थी। एक शेर है कि इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, जब खुद से भी मिलने का एक वक्त मुकर्रर है। अपने आप से तो मुलाकात हो नहीं पाती थी। आजकल अपने आप से मुलाकात होती है। बहुत लंबा हमारा सफर रहा है, तकरीबन 50 साल का। तो अब ये सोचते हैं हम कि भाई हमने जिंदगी में क्या ठीक काम किए, क्या हमने गलतियां की और हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। उम्र भी कम थी, तजुर्बा भी कम था, लेकिन आज सोचते हैं तो वो बातें बड़ी अजीब लगती हैं। बहुत उन बातों में बचपना लगता है कि क्या करते थे हम, कैसे शरारतें करते थे सेट पर, कैसे एक दूसरे की हम खिंचाई करते थे। ठीक है, वक्त के साथ साथ इंसान की जिंदगी में ठहराव आता है। दूसरी बात यह है कि ये हमने समीक्षा की अपने बारे में। फिर मैंने अपनी कुछ बहुत पुरानी फिल्में देखी जी, जो मैं देख नहीं पाया था। मेरी तकरीबन 500 फिल्मों में से मैंने मुश्किल से 150 फिल्में देखी होंगी। तो वो 350 फिल्में जो मैंने नहीं देखी हैं, वो मैं देखता हूं उन फिल्मों को, और मैं ये सोचता हूं एक क्रिटिक की हैसियत से कि कहाँ मैं डगमगाया, कहाँ मैंने सही काम नहीं किया, कहाँ मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। तो देखिए क्या होता है कि आप अगर खुद के एक अच्छे क्रिटिक हो जाते हैं बतौर इंसान और बतौर कलाकार, तो वो बात आपके लिए बड़ी अच्छी होती है। फिर किसी और को आपको बताने की जरूरत नहीं होती है कि आपने ये ठीक नहीं किया। खुद को फिर पता चल जाता है कि जिंदगी में हमसे क्या गलतियां हुई हैं। हमसे भी सबसे होती हैं, हम इंसान हैं। हर इंसान जो है वो गलती का पुतला है। हमसे भी हुई है जिंदगी में, हमने भी गलत फिल्में की हैं। लेकिन आज जब हम बैठकर सोचते हैं तो हमें यही लगता है कि हम तो एक कलाकार हैं, अपना काम करते हैं, रोटी कमाते हैं। कलाकार बनाने वाले, ख्याति देने वाले, यश देने वाले, प्यार देने वाले वो हमारे देशवासी हैं, हमारे दर्शक हैं। अगर वो नहीं होते, अगर वो हमारे काम को नहीं सराहते, अगर वो हमारी पीठ नहीं थपथपाते, तो शायद आज हम जिंदा भी नहीं होते। तो ये जो हमें मिलता है, हमें जो देशवासियों से मिलता है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, गर्मजोशी मिलती है, मेहमान नवाजी मिलती है, तो जो चीज आपको मिली है जी, वो आपको वापस भी करनी है। अगर मुझे इतना मिला है, मुझे इतना प्यार मिलता है, तो मुझे वो प्यार लोगों से बांटना भी है। मैं एक ट्रेन्ड एक्टर हूं। 2 साल मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बतौर एक्टर मैंने ट्रेनिंग ली जी, इतना मुझे तजुर्बा भी है। तो मैं क्या करता हूं कि अक्सर मैं एक्टिंग की क्लासेस लेता हूं, और वो क्लासेस में
पैसा कमाने के लिए नहीं लेता। जी। मैं क्लासेस इसलिए लेता हूं कि जो भी 50 साल के तजुर्बे में जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, अपनी गलतियों से, अपने तजुर्बे से, अपने काम से, वो मैं आज की पीढ़ी में बांटना चाहता हूं। इसलिए मैं एक्टिंग क्लासेस लेता हूं। तो जो मुझे मिला है वो मैं बांटना चाहता हूं। और देखिए, प्यार, कला, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा खजाना है, आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। रजा साहब, वो आपके बैंक रजा साहब के अकाउंट की तरह नहीं है। रजा साहब, इतनी बड़ी आपने खर्च कर दिया और अकाउंट खत्म हो गया। रजा साहब, इतनी बड़ी शख्सियत है आपकी और इतना बड़ा तजुर्बा है कि घंटों इस पर बात हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि फिल्म हो या टेलीविज़न, समय की अपनी एक सीमा होती है। हम लोग आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। हमेशा जब भी आप कहते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने सुनने को मिलता है और आप लगातार अपने तजुर्बे बता ही रहे हैं। बहुत आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहते हो इस कठिन वक्त में देशवासियों को, अपने फैंस को, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को, तो प्लीज़ आप दे सकते हैं संक्षेप में, प्लीज़ कुछ बोल सकते हैं। मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि कुदरत का अपना एक निजाम होता है। दिन में भी कोई भी चीज जो है, पहर जो है, एक जैसा नहीं रहता। सुबह होती है, दोपहर होती है, सपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, आधी रात होती है। लेकिन रात के बाद सुबह का निकलना यकीनी है। तो ये एक आजमाइश की घड़ी है, ये एक कठिन घड़ी है। हमें इस घड़ी को बहुत ही सब्र के साथ हमको गुजारना है। और यकीनन, मुझे पूरा यकीन से भी ज्यादा यकीन है कि वो सुबह जो है, उज्जवल सुबह जो है, वो जरूर आएगी, जरूर आएगी। आप सब्र कीजिए। हमारे कुरान शरीफ में एक आयत है जी कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो इस सब्र का फल जो है आपको यकीनन मिलेगा। बस यही कहूंगा आपसे। जी, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है रजा साहब, वो सब्र करने की है। और सब्र में ही हम इस चुनौती से सब्र करके ही निपट सकते हैं और वो सुबह जरूर आएगी, ये आपका यकीनी भरोसा है, विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रजा बुराद साहब, वक्त निकालने के लिए और प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए, अपने दर्शकों से, अपने फैंस से अपनी बातों को रखने के लिए। बहुत ही वरिष्ठ अभिनेता रजा बुराद इस वक्त प्राइम न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत सारी बातें वो बता रहे थे कि इस कोरोना संकट के काल में क्या हुआ है और इसका असर अब किस किस तरह से पड़ रहा है, जो कि दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में ही नहीं, बॉलीवुड में भी पड़ रहा है। और बॉलीवुड भी एक तरीके से धीमे धीमे ही सही अपने भीतर वो बदलाव लेकर आ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी और बड़ी शख्सियत के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।